आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है प्रोबेबिलिटी। अपना एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है क्लास 12 का। तो प्रोबेबिलिटी को हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे एकदम। अभी इससे पहले भी क्लास 9th 10th 11th में थोड़ा थोड़ा प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ के आए हैं, लेकिन जो एक्चुअल थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन है प्रोबेबिलिटी का, या A to Z जो कह लीजिए कि प्रोबेबिलिटी का हमें इसी चैप्टर में पढ़ना है, यहीं पे पढ़ना है क्लास 12th में। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रोबेबिलिटी हमें तभी आएगी जब उसके बेसिक्स हमको आते होंगे। अगर हमें ये पता ही ना हो कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, फिर तो हम यहाँ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बेस हमें पता होना चाहिए। और प्रोबेबिलिटी से जनरली आपको 9th और 10th में पढ़ने में बहुत मजा आया होगा प्रोबेबिलिटी पढ़ने, क्योंकि वहाँ बिल्कुल बेसिक पार्ट था और सिर्फ डेटा बेस्ड था। डेटा देख के हम प्रोबेबिलिटी निकाल देते थे, सिंपल एक फार्मूला का यूज करते थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ब्रॉड रेंज में हम लोग जाएंगे और प्रोबेबिलिटी को किसी डिफरेंट कंडीशंस में भी पढ़ेंगे कि अगर कंडीशंस कुछ बदल जाए तो प्रोबेबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। प्रोबेबिलिटी पहले समझेंगे, उसके अंदर जो टर्म्स यूज होते हैं उन सबको पहले समझेंगे। उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी एक्चुअल जो हमारे क्लास 12th में है, जो स्टार्टिंग है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ, तो उसको कवर करेंगे। फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो पहले जान लेते हैं प्रोबेबिलिटी है क्या। सबसे पहले अरस्तु एक दार्शनिक था, फिलोसोफर था, उसी ने बताया था इस प्रोबेबिलिटी के बारे में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है क्या पहले जान लेते हैं। प्रोबेबिलिटी कब यूज करते हैं? जब हमें कोई पूर्वानुमान लगाना हो। जब हमें कोई पूर्वानुमान लगाना हो, जैसे आप अपने मोबाइल फोन में देखते हैं, वेदर डाउनलोड किए होंगे तो उसमें फोरकास्ट देता है ना। तो फोरकास्ट का मतलब क्या होता है? पूर्वानुमान लगाना, पहले से कुछ अनुमान लगाना। वो एग्जैक्ट नहीं बताता कुछ भी। जो भी मौसम के बारे में अनुमान लगाता है वो कुछ कंडीशंस के बेस पे कुछ अनुमान लगा के बताता है कि आज वर्षा हो सकती है या नहीं हो सकती है, आज हवाएं चलेंगी, इस तरह का कुछ हमें रिजल्ट देता है। तो प्रोबेबिलिटी और रियलिटी दो चीजें हैं हमारे लाइफ में। दो ही चीजें हैं, क्या है? प्रोबेबिलिटी है, नहीं तो रियलिटी है। जैसे अगर कहा जाए कि आज मौसम देख के लग रहा है कि वर्षा हो सकती है, ऐसा कहा जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी हम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी। और रियलिटी क्या है कि या तो वर्षा हो जाएगी या तो नहीं होगी, ये रियलिटी है। जैसे अगर कहा जाए आपसे कि एक मैच है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच खेला जा रहा है, किसी फील्ड पे, और उस फील्ड पे टोटल 20 मैच हुए हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच, जिसमें से 19 ऑस्ट्रेलिया जीती है और 1 इंडिया जीती है। अब अगर आपसे हम कहें कि पॉसिबिलिटी क्या है, कौन जीतेगा इस मैच को, तो आप क्या कहेंगे? आप प्रीवियस डेटा को एनालाइज करेंगे और कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 99% आप कहेंगे चांस है कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी। जबकि रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि इंडिया भी जीत सकती है। कोई जरूरी थोड़ी है कि वो 20 में से 19 मैच जीते हैं अगर, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो 20 नंबर वाला मैच भी, 21 वाला मैच भी जीत ही जाएंगे। हो सकता है इंडिया जीत जाए। रियलिटी ये है कि इंडिया भी जीत सकती है या नहीं भी जीत सकती है। लेकिन पॉसिबिलिटी की जब बात की जा रही है तो झुकाव किधर जा रहा है? हमारा ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहा है। लेकिन रियलिटी की बात कह रहे हैं तो रियलिटी में तो कोई जीत सकता है। तो पॉसिबिलिटी कभी भी एग्जैक्ट कोई भी आंसर नहीं देगा, वो हमेशा क्या है? एक एक्सपेक्टेड वैल्यू देता है, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू देता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के बारे में एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, ये सिर्फ संभावना बताएगा कि किसी भी इवेंट के होने की या ना होने की कितने चांसेस हैं। अब इसमें कुछ टर्म्स यूज होते हैं प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी का जनरल एक फार्मूला आप लोअर क्लास में पढ़े होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस यहाँ वर्ड यूज हो रहा है, क्लास 11th में पढ़े भी हैं, फिर भी पहले हम इस टर्म को डिफाइन कर ले रहे हैं, तब इसके बारे में बताएंगे कि यह है क्या। मैथमेटिकल डेफिनेशन इसका क्या है? प्रोबेबिलिटी इज मैथमेटिक्स ऑफ पॉसिबिलिटी। सिंपल वे में आप कह सकते हो प्रोबेबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी की मैथमेटिक्स है।
सबसे पहले इसको गैम्बलर्स वगैरह जो थे, जुआरी वगैरह जो थे, उन्होंने डिस्कवर किया था इसको। जुआ खेलते थे, उनको जुआ खेलते खेलते आइडिया एक मिलने लगा कि हम किस तरह से खेलें कि जीतें। तो उन्होंने एक फार्मूला बना दिया और एक प्रोबेबिलिटी, एक मैथमेटिक्स का ब्रांच हमें दे दिया। तो कभी कभी बुराई में भी कोई अच्छाई छिपी रहती है। दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है? द प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट्स द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द हैपनिंग ऑफ गिवन फेनोमेना। यानी ये क्या करता है? अनसर्टेनिटी को एस्टिमेट करता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये अनसर्टेनिटी, जो कुछ श्योर नहीं है, सर्टेन नहीं है, वो क्या है? अनसर्टेनिटी। जहां है, जहां अनिश्चितता है, वहां प्रोबेबिलिटी हम करेंगे। जहां भी अनिश्चितता है वहां क्या यूज करते हैं? प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। जैसा वर्षा होने की घटना है तो ये श्योर नहीं है, सर्टेन नहीं है, तो हम यहाँ क्या करते हैं? पॉसिबिलिटी ही सिर्फ बताते हैं। एक मैच हो रहा है, उसमें कौन जीतेगा ये सर्टेन नहीं है, अनसर्टेनिटी है उसमें, तो हम उसके बारे में क्या एज्यूम करते हैं? उसकी पॉसिबिलिटी वगैरह निकाल लेते हैं सिर्फ कि कितना चांस है। तो जहां अनसर्टेनिटी है वहीं प्रोबेबिलिटी यूज होता है। द प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट्स द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। ये अनसर्टेनिटी की डिग्री को मेजर करता है कि कितना झुकाव किसकी तरफ है, किसके चांसेस ज्यादा है या किसके चांस कम है। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो तो वहां भी पढ़ाई का, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो लास्ट में सैंपल पेपर खरीदते हो ना, या फिर अनसॉल्व पेपर पिछले साल का खरीद लेते हो और उसमें देखते हो कि किस अनसर्टेनिटी है, क्योंकि ये आपको पता नहीं रहता कैसे क्वेश्चन आएंगे, फिर भी आप देखते हो कि बोर्ड वाले क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं जिसमें आपको पॉसिबिलिटी ज्यादा लगती है। जैसे कोई क्वेश्चन 3 बार पूछा गया बोर्ड में तो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है। कोई जरूर नहीं है कि ऐसा हो कि जो 3 बार पूछा गया 4थी बार भी आए, लेकिन पॉसिबिलिटी उसकी ज्यादा बन जाती है। तो वहां पे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, हमें लगता है कि इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इस वजह से उसको सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह से बहुत लोग सट्टा लगाते हैं। कोई मैच हो रहा है, अगर वो पहले से फिक्स नहीं है, यानी फिक्सिंग नहीं हुई है, तो उसमें अनसर्टेनिटी रहती है कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रीवियस रिकॉर्ड देखते हैं या फिर डेटा को एनालिसिस करते हैं कि किसमें चांसेस ज्यादा है, और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? अपना सट्टा लगाते हैं। कुछ लोगों का बिजनेस ही होता है सट्टेबाजी करना। वो सट्टा लगाते हैं मैचों पर, चाहे अन्य चीजों पर। कोई जीत गया तो उसमें उनका फायदा होता है, उन्होंने पैसे लगा रखे होते हैं। शेयर मार्केट है, इन सब पे लगाते हैं। तो हाँ, ड्रीम 11 है, तो इन सब में प्रोबेबिलिटी का यूज करके ही सट्टा लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ टर्म्स यूज होंगे, पहले उनको देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट, देखो बेसिकली एक्सपेरिमेंट 2 तरह के होते हैं। कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, कोई भी किसी तरह का कोई काम ऐसा कर रहे हो जिसमें कुछ रिजल्ट मिल रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? एक्सपेरिमेंट कहेंगे। एन ऑपरेशन विच गिव्स सम आउटकम्स अंडर सम गिवन कंडीशन इज नोन एज एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट 2 तरह के होते हैं। एक्सपेरिमेंट 2 तरह के होते हैं। एक एक्सपेरिमेंट जो आप लैब में जाके करते हो, लैब में जाके करते हो तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो डिटर्मिनेशन के थ्रू डेफिनेट होते हैं कि क्या आने वाले हैं। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को जो लैब में आप करते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। ठीक है, और कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिनके रिजल्ट के बारे में आप पहले से कुछ नहीं बता सकते, हाँ उसका टोटल आउटकम, टोटल रिजल्ट क्या क्या पॉसिबल है ये बता सकते हैं। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट या प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। हमें पढ़ना है प्रोबेबिलिस्टिक या रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ये हुआ कि जिसके आउटकम के, एग्जैक्ट आउटकम के बारे में आपको पहले से कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। जैसे एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तो हमें नहीं पता होता क्या आएगा, लेकिन ये जरूर पता होता है कि हेड या टेल आएगा। टोटल आउटकम्स पता होते हैं एडवांस में, लेकिन एग्जैक्ट आउटकम हमें नहीं पता होता। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को ही हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग a coin, throwing a die, एक डाई को थ्रो करना या एक कॉइन को टॉस करना, ये सब एक्सपेरिमेंट कैसे हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट या प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। हम लोगों को इस चैप्टर में ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है सैंपल स्पेस, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो समझने वाली बात है आपको सैंपल स्पेस में समझिए। सैंपल मींस क्या होता है?
सैंपल, जब आप कहीं भी जाते हैं, कुछ भी खरीदने जाते हैं तो पहले दुकानदार से सैंपल मांगते हो, सैंपल दिखाइए। सैंपल मीन्स उसके पास जितने पॉसिबल आइटम होते हैं, जितने वैरायटी के आइटम होते हैं, वो सबको एक जगह ले आके रख देता है, या तो चार्ट दे देता है कि ये वैरायटी है, आप सेलेक्ट कर लीजिए कैसा लेंगे, उसमें का साइज हम दे देंगे, या उसमें का आइटम हम दे सकते हैं। तो वो जब सबको एक साथ रखता है तो उसी को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। सेट तो जानते ही आप, कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, यानी जिसकी बात हम करने जा रहे हैं उसमें टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, उसको हम कहेंगे सैंपल स्पेस। जैसे अगर मान लीजिए आप एक एग्जाम देने जा रहे हो 12th क्लास का, तो 3 पॉसिबिलिटी है। हम पहले से ये जानते हैं कि या तो आप पास हो जाएंगे, या तो कंपार्ट आएगा, नहीं तो फेल हो जाएंगे। यही 3 पॉसिबिलिटी है ना। तो सैंपल स्पेस हुआ पास, फेल या कंपार्ट। ठीक है, अब एग्जैक्टली क्या होंगे आप, ये हम पहले से नहीं बता सकते, ठीक है, पेपर पे डिपेंड करेगा। तो सैंपल स्पेस सबसे बड़ी चीज है कि सैंपल स्पेस बनाना सीखना। सैंपल स्पेस को कैसे बनाना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें, फॉर एग्जांपल तो अब हम सैंपल स्पेस बनाना सीखेंगे। सैंपल स्पेस बनाया कैसे जाए। टॉसिंग ए कॉइन वंस, एक कॉइन को अगर एक बार टॉस कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है। इसके लिए देखिए, सैंपल स्पेस मतलब एक कॉइन को टॉस करेंगे एक बार। एक कॉइन को एक बार टॉस करने में टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, तो इसमें इवेंट्स कितने मिलेंगे, यानी इसमें एलिमेंट्स कितने मिलेंगे, 2 का पावर 1। एक बार टास्क करेंगे तो 2 का पावर 1, क्योंकि ये टोटल रिजल्ट कितना देता है, 2। तो इसका सैंपल स्पेस ऐसे बनाएंगे, पहला आ सकता है हेड, दूसरा आ सकता है टेल। दूसरा हमारा एग्जांपल हो सकता है टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस। एक कॉइन को 2 बार टॉस करें, या 2 कॉइन को एक साथ एक बार टॉस करें, दोनों बात एक ही है। या तो 2 कॉइन को एक साथ टॉस करें, या तो एक कॉइन को 2 बार टॉस करें। अब एक कॉइन को टॉस करने पर रिजल्ट कितने मिलते हैं, 2 टोटल रिजल्ट। तो एक कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो टोटल रिजल्ट हमें मिलेंगे 2 टू द पावर 2, यानी टोटल 4 मिलेंगे। सैंपल स्पेस बनाने का सबसे आसान तरीका है, आप पहले लिख लीजिए 2 कॉइन है, दोनों को टास्क करने जा रहे हैं, 4 मिलेंगे, तो हाफ हाफ कर लीजिए, हाफ टाइम हेड लिख लीजिए, हाफ टाइम टेल लिख लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद बना लीजिए, हेड के साथ क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, हेड के साथ टेल आ सकता है, हेड टेल, उसके बाद कर लो हेड टेल, यही मिलेंगे। इसको अब अगर हमें सेट के फॉर्म में लिखना है, सैंपल स्पेस के फॉर्म में, तो ऐसे लिख लेंगे, S इज इक्वल टू हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। अब एक ही कॉइन को अगर 3 बार टास्क करना है तो क्या होगा, सैंपल स्पेस में क्या क्या मिलेंगे। अब देखिए, टॉसिंग कॉइन ट्वाइस, 3 बार टास्क कर रहे हैं। अब देखो 3 बार टास्क करेंगे तो टोटल हमें आउटकम्स कितने मिलेंगे, 2 टू द पावर 3। 3 बार कर रहे हैं, एक टास्क में 2 मिलते हैं, तो 3 बार करेंगे तो 2 टू द पावर 3, यानी 8 मिलने वाले हैं। अब इसका लिखना है अगर सैंपल स्पेस, तो हम 8 टाइम्स मिल रहे हैं, टोटल 8 एलिमेंट्स, तो आप कर रहे हैं टेल को 4 टाइम्स, पहले लिख लो हेड 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 हेड, फिर टेल 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 टेल, ये 4 टाइम्स हेड, 4 टाइम्स टेल्स। अब लिख लो फिर से क्या, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, ऐसे लिख लो। या हाफ आप फिर से कर लो, आप सही है। अब फिर से देखो, हेड टेल हेड टेल, हेड टेल हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, ऐसे कर लो, सब मिल जाएंगे आसानी से, इस तरह मिल जाते हैं। अगर इस तरह सिंपल स्पेस में लिखना है तो होगा हेड हेड हेड, यानी हेड को पहले 3 टाइम्स लिखो, अब एक टाइम कम कर दो और प्लेस चेंज करते जाओ, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। ये हमने 2 हेड 1 टेल के साथ कंडीशन लिख लिया। अब 2 टेल 1 हेड के साथ लिखेंगे, तो टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, और तीसरा क्या होगा, लास्ट होगा टेल टेल टेल। इसी तरह से 4 टाइम्स अगर टास्क किया जाए तो उसके लिए भी लिख सकते हो। तो सैंपल स्पेस बना लेना आधा क्वेश्चन सॉल्व कर देता है हमारा।
अब जैसे अगर हम आपसे कहें कि एक फैमिली है और उसमें किसी 2 बच्चे का जन्म हो रहा है, ठीक है, 2 बेबी का बर्थ हो रहा है, उनमें से लड़का या लड़की होने का इवेंट है। 2 बच्चे होंगे तो या तो लड़का या तो लड़की। ट्रांसजेंडर को अगर हम कंसीडर ना करें तो कितने पॉसिबिलिटीज हैं, कितने सैंपल स्पेस बनेंगे? एक फैमिली में 2 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या बनेंगे बताओ। हो सकता है दोनों बॉय हो, या हो सकता हो पहला बॉय हो दूसरा गर्ल हो, या फिर पहला गर्ल दूसरा बॉय, या दोनों गर्ल हो। ये सिंपल स्पेस बनेगी, ठीक है। अगर ये कह लिया जाए मान लो कि एक कॉइन और एक डाई दोनों एक साथ थ्रो कर रहे हैं, सिंपल स्पेस क्या बनेगा? एक कॉइन और एक डाई दोनों थ्रो कर रहे हैं, तो कॉइन पे हेड या टेल आता है, तो हेड के साथ क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, हेड के साथ 2 आ सकता है, हेड के साथ 3 आ सकता है, हेड के साथ 4 आ सकता है, हेड 5, हेड 6, फिर टेल के साथ भी ये सारे कंडीशंस आ सकते हैं। तो ये सैंपल स्पेस है हमारा, ठीक है। अब एक बात और जान लेते हैं, उसका बहुत ज्यादा यूज आता है, प्लेइंग कार्ड के बारे में। प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, ताश के पत्ते देखे ही होंगे आप लोग। इससे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी में तो भरे पड़े हैं इससे बेस्ड क्वेश्चन, तो इसके बारे में आपको कम से कम जानकारी होनी चाहिए। टोटल सेट कितने होते हैं? सेट में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं? 52, जिसमें से 26 होते हैं रेड कलर में और 26 होते हैं ब्लैक कलर में। अब इन रेड कलर वाले में 2 सूट होते हैं और ब्लैक कलर वाले में भी 2 सूट होते हैं। इसमें एक सूट होता है जिसका नाम है क्लब्स। क्या कहते हैं? क्लब्स। इस शेप का होता है, ये क्लब्स है। अच्छा, ब्लैक वाले में ये रेड वाला है, रेड वाले में डायमंड होता है, डायमंड इस शेप का होता है डायमंड, और दूसरा होता है हार्ट। ये सबके पास होता है दिल, ठीक है, इस शेप का होता है ये हार्ट। ब्लैक कलर वाले में आए तो इसमें भी 2 सूट होते हैं, एक होता है क्लब्स, क्लब्स का शेप ये होता है, और दूसरा होता है स्पेड। स्पेड इस शेप का होता है, इस शेप का होता है। तो ये टोटल 4 सूट्स यानी 13 सब में होते हैं। 13 इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें और 13 इसमें। अब इसमें कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जिन पर फेस बना रहता है, उन्हें फेस कार्ड कहा जाता है। ऐसे 3 हर सूट में होते हैं, ऐसे 3 पत्ते हर सूट में होते हैं। एक होता है जिसपे के लिखा रहता है और एक फेस बना रहता है, जिसको किंग कहते हैं। दूसरा होता है जैक, क्वीन होती है पहले, क्वीन क्यों लिखा रहता है और उसपे एक लेडी का फिगर बना रहता है, इसको क्वीन कहते हैं या इसको किंग कहते हैं, किंग या बादशाह कहते हैं, इसको क्वीन या बेगम कहते हैं या रानी भी कहते हैं। और एक होता है जिसपे जे लिखा रहता है, जिसको जैक या गुलाम कहते हैं, ठीक है। ये तीनों फेस कार्ड होते हैं। तो टोटल फेस कार्ड हर सूट में 3 होंगे, तो टोटल फेस कार्ड 12। और एक होता है एस, ये फेस कार्ड नहीं है, इसको एस इक्का कहा जाता है, ठीक है। बाकी पे नंबरिंग रहती है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। यानी टोटल 13 होते हैं। इवेंट्स देखते हैं, इवेंट क्या होते हैं। अभी इससे जस्ट पहले हमने क्या देखा? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो जब हमें कलेक्शन मिलेगा, एक सेट मिलेगा, अगर उसका कोई भी एक हम सबसेट ले लें तो उसी को क्या कहेंगे? इवेंट कहेंगे। जैसे कॉइन को हम टास्क कर रहे हैं तो हमें सैंपल स्पेस में क्या मिल रहा है? आइदर हेड और टेल। तो हेड आना और टेल आना दोनों ही क्या है? इवेंट है। हेड आना भी एक इवेंट है और टेल आना भी एक इवेंट है। एक डाई को थ्रो कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें से दोनों ही मिलना क्या है? इवेंट है,
ठीक है, तो इसका कोई भी सबसेट लेंगे तो क्या होगा, इवेंट कहलाएगा। जैसे पॉइंट को टास्क कर रहे हैं एक बार तो हेड आना क्या है, एक इवेंट है। टेल आना एक दूसरा इवेंट है। एक पॉइंट को 2 बार टास्क कर रहे हैं तो 2 हेड आना एक इवेंट है। एटलीस्ट 2 हेड आना इवेंट है। तो इवेंट समझ गए ना, किसी भी सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट लेंगे तो क्या है, इवेंट है। इवेंट माने घटना, कोई घटना होना। जैसे किसी 100 का कोई कलेक्शन है, क्वेश्चन बैंक है, उसमें से 10 क्वेश्चन को अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या है, इवेंट है। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन इसका क्या है, एनी आउटकम और कॉम्बिनेशन ऑफ सम आउटकम्स कंस्टिट्यूट एन इवेंट, ईच इवेंट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। कोई भी इवेंट होगा तो सैंपल स्पेस का एक सबसेट होगा। अब इवेंट्स कितने टाइप के होते हैं, 4 या 5 टाइप्स हैं। उनमें से एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। अभी 4 टाइप्स देख रहे हैं यहाँ पे। पहला है सिंपल इवेंट। सिंपल मीन्स बहुत साधारण सा जो हो, अगर वो सिंगलटन सेट है, यानी जो हम ले रहे हैं सबसेट, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो उसको क्या कहेंगे, सिंपल इवेंट कहेंगे। जैसे एक हेड आना सिंपल इवेंट है, एक टेल आना सिंपल इवेंट है। एक पॉइंट को 2 बार टास्क करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल, यही मिलेगा ना। अब इसमें से हम कहें एग्जैक्टली 2 हेड आना, ये क्या है, सिंपल इवेंट है, क्योंकि ऐसा केस सिर्फ एक ही है। लेकिन अगर कह दें कि एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट नहीं, एटलीस्ट 1 हेड, अगर ये इवेंट बनाए हम एटलीस्ट 2 हेड, तो एटलीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2 हेड, कम एटलीस्ट 1 हेड, सॉरी एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। तो अब ये हमारा सिंपल नहीं रहा। सिंपल इवेंट में सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलना चाहिए, सिंगलटन सेट होना चाहिए। मिक्स्ड और कंपाउंड इवेंट, अब ऐसे कंडीशन में हम क्या कहेंगे, कंपाउंड इवेंट कहेंगे उसको। A subset of S which contains more than 1 element, अगर उसके एक से ज्यादा एलिमेंट मिल रहे हैं उस इवेंट में तो उसको क्या कहेंगे, मिक्स्ड और कंपाउंड इवेंट। और उसके बाद है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट मींस क्या होता है, जो किसी पर डिपेंड ना हो। अगर किसी एक इवेंट यानी कोई एक घटना दूसरे घटना पे डिपेंड नहीं है तो उसको कहेंगे हम इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 52 कार्ड्स के डेक में से कोई एक कार्ड ड्रॉ कर लेते हैं, एक एक करके मान लीजिए 2 ड्रॉ करना है हमको, 2 कार्ड उसमें से निकालना है। एक को हमने निकाला, फिर देखा क्या है, फिर उसमें रख दिया, फिर दूसरा निकाला। तो दूसरे के इक्का होने या फिर किंग होने या क्वीन होने, कोई भी पॉसिबिलिटी अगर हमें निकालनी हो, प्रोबेबिलिटी, तो उसका असर पहले पर नहीं, पहले पर का असर दूसरे पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वापस हम उसमें रख दे रहे हैं। लेकिन अगर मान लो पहली बार जो हमने कार्ड निकाला और विदाउट रिप्लेसमेंट अगर दूसरा कार्ड हमने ड्रॉ किया तो अब उसका असर दूसरे पे पड़ेगा, क्योंकि एक कार्ड कम हो गया टोटल में से। अब प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। उस ऐसे केस में हम कहेंगे कि पहले सेकंड जो प्रोबेबिलिटी है वो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड है, यानी डिपेंडेंट है। अगर उसका असर नहीं पड़ता है पहले वाले का दूसरे पे तो उसको क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट कहेंगे। ठीक है। उसके बाद इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होगा, द इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली व्हेन वी हैव नो रीजन टू बिलीव दैट वन इज मोर लाइकली टू अकर देन अदर। अब हमारे पास अगर कोई रीजन नहीं है कि हम ये कह सके कि इसके आने की ज्यादा चांस है, इसके आने के कम चांस है, तो ऐसे इवेंट को हम इक्वली लाइकली कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें मैच को डिसाइड करने के लिए, यानी मैच को डिसाइड करना है कौन पहले बैटिंग करेगा, तो हम क्या करते हैं, कॉइन टॉस करते हैं, और जो हेड आना और टेल आना दोनों के इक्वल चांस होते हैं। यानी कि हम पहले नहीं कह सकते कि इस वजह से हेड ज्यादा आएगा, तो वो क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट है। लेकिन अगर सोचो उसी मैच को स्टार्ट करने के लिए मैं एक पासा फेंकूं, एक डाई थ्रो करूं और कहूं कि अगर इवन नंबर आया तो मैं जीतूंगा, अगर 3 आया तो आप जीतोगे, तो आप मानोगे? क्योंकि हमारे फेवरेबल तो ज्यादा हो जा रहे हैं ना। इवन नंबर 2, 4, 6 3 हमारे फेवरेबल हो गया, आपका फेवरेबल सिर्फ एक ही है। तो ऐसे केस में ये इवेंट इक्वली लाइकली नहीं हुआ। और कोई भी फेयर डिसीजन करने के लिए हमेशा इक्वली लाइकली इवेंट का ही हेल्प हम लोग लेते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी भी मैच को डिसाइड करने के लिए हमेशा कॉइन को टॉस क्यों करते हैं, बिकॉज इट इज अ इक्वल एंड इक्वली लाइकली इवेंट। ये इक्वली लाइकली इवेंट है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। फेयर वे है डिसाइड करने का। ठीक है।
तो इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब कि जिस सैंपल स्पेस से वो लिए गए हैं, जिस एक्सपेरिमेंट के वो पार्ट है, उसमें जितने भी इवेंट मिल रहे हैं, जितने भी एलिमेंट मिल रहे हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। जैसे एक कॉइन को टॉस करना इक्वली लाइकली इवेंट है, क्योंकि हेड आने के जितने चांस है उतने टेल आने के भी चांस है। एक डाई को थ्रो कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 आने की पॉसिबिलिटी इक्वल है, सबका चांस कितना है 1/6 है। तो ये भी क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट है। ठीक है, जैसे शोले फिल्म का एक टास्क कॉइन था, शोले मूवी देखे हो तुम लोग, पुराना वाला शोले, उसमें दो दोस्त रहते हैं और उनके पास एक कॉइन रहता है, अमिताभ बच्चन के पास एक कॉइन रहता है जिसमें दोनों तरफ हेड बना होता है, और वो हमेशा अपने दोस्त को जिताना चाहता है, इसलिए टास्क करके खुद ही बोलता है टेल, उसमें जबकि दोनों तरफ हेड बने रहते हैं। तो वो कॉइन बायस्ड है, वो क्या है, बायस्ड है, और वो इक्वली लाइकली नहीं होगा, क्योंकि उसको तो जब भी उछालेंगे तो क्या आएगा, हेड आएगा, क्योंकि उसमें दोनों तरफ हेड है। तो इक्वली लाइकली का मतलब समझ गए ना, जिसमें प्रोबेबिलिटी सभी इवेंट की सेम हो, इक्वल हो, उसको इक्वली लाइकली बोलेंगे। तो अब हमें देखना है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं, इनको पहले समझिए। लेट S be a sample space for a random experiment and E1, E2, E3 and so on En be the subsets of sample space S, and E1 union E2 union E3 union En is equal to S, then E1 E2 E3 En are a set of exhaustive events। पहले देखो, ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया, बहुत समझ में नहीं आया, अब इसको समझिए पहले कुछ एग्जांपल। एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब हुआ, जब भी हम कोई इवेंट बनाते हैं तो किससे बनाते हैं, किसी सैंपल स्पेस से। किसी भी सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट लेते हैं तो वो एक इवेंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कॉइन को 2 बार हमने टॉस किया तो क्या क्या मिलते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, 4 इवेंट्स मिल रहे हैं। इसमें से मान लो अगर हमने एक इवेंट बना लिया कि एक इवेंट E1 को हमने सपोज कर लिया, टू हेड वाला, एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड्स, और E2 को हमने सपोज कर लिया एटलीस्ट 2 हेड्स। तो ऐसे में अगर E1 E2 दोनों को मिलाने पे एग्जैक्टली, देखो पहले तो हम लिखते हैं सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस हमारा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल, यही है ना। E1 है एग्जैक्टली 2 हेड और ये है एटलीस्ट 2 हेड। और एक और भी इवेंट देख लेते हैं E3, इसमें है एग्जैक्टली 2 टेल्स। ठीक है, ये हमने 3 इवेंट इसमें से बनाए, इसमें टोटल इवेंट है 4, हमने 3 इवेंट बनाए। पहला है कौन सा इवेंट, एग्जैक्टली 2 हेड वाला, तो इसमें क्या क्या आएगा, यही आएगा सिर्फ हेड हेड, यही आएगा ना। उसके बाद है एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 1 हेड कर दो यहाँ पे, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड हो। तो इसमें क्या क्या आएगा, हेड टेल, टेल हेड एंड हेड हेड, यही ना। और थर्ड है एग्जैक्टली 2 टेल्स, तो इसमें क्या आएगा, टेल टेल। अब देखो, अगर पहले और दूसरे को ज्वाइन करें, पहले और दूसरे का यूनियन मींस कंबाइन कर रहे हैं, दोनों को कंबाइन करें तो क्या इससे मिल जाएगा हमको, E1 E2 को ज्वाइन करें तो क्या ये सिंपल स्पेस मिल जाएगा हमें, नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये एलिमेंट हमको नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ E1 E2 को अगर कंबाइन करें तो S नहीं मिल रहा है। तो अगर पूछा जाए कि क्या E1 E2 एग्जॉस्टिव इवेंट है, तो हमारा आंसर होगा नो, क्योंकि सबको कंबाइन करने पे क्या आना चाहिए, पूरा S आ जाना चाहिए, सिंपल स्पेस आ जाना चाहिए हमारा। अगर ऐसा हो जाता है तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट होगा। अगर थर्ड को भी कंबाइन कर ले, E1 E2 E3, तब क्या होगा, एग्जॉस्टिव इवेंट होगा, यानी सब एग्जॉस्ट करके और सिंपल स्पेस बना दे, तो उसको क्या कहेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट। अब दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। प्लेइंग कार्ड के बारे में आपको बताया गया है। मान लो अगर हम S ले लें, 52 कार्ड्स का डेक है, 52 कार्ड्स का, ये सिंपल स्पेस है। अब इसमें से E हमने ले लिया, occurrence of drawing a red card,
रेड कार्ड, और एफ हमने ले लिया ड्राइंग अ ब्लैक कार्ड। क्या इन दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या हमारा सैंपल स्पेस मिल जाएगा? रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड को मिलाने पे क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस मिल जाएगा। अगर मान लो तीसरा एक और इवेंट बना ले हम जी, और इसमें लिख दें ड्राइंग एंड एस, एक इक्का निकलने का, तो अब बताओ अब ये है कि नहीं एग्जॉस्टिव इवेंट है? क्योंकि अधिक हो सकता है, अधिक हो सकता है मतलब तीनों को मिलाने के बाद वही ना मिल रहा है। अब यहाँ पे आपके मन में एक ही क्वेश्चन आया होगा, क्या उनका जो इंटरसेक्शन है वो हमेशा जीरो आना चाहिए, यानी अलग अलग होना चाहिए? तो ऐसा नहीं है, इंटरसेक्शन में कुछ मिल भी रहा है तो भी वो एग्जॉस्टिव होगा। बस हमें किससे मतलब है कि तीनों को कंबाइन करने पे या सभी इवेंट को कंबाइन करने में क्या मिल जाना चाहिए? सैंपल स्पेस। अगर ऐसा हो जाता है तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट है। और दूसरी बात देखो, इसमें एक लाइन और लिखी है, इफ ई आई इंटरसेक्शन ई जेड इज इक्वल टू फाई फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे, then the event E1, E2, E3, En are said to be exhaustive and exclusive event. Exclusive means क्या होता है? जहां पे कुछ भी इंक्लूजन ना हो, कुछ भी आपस में मिक्स ना हो, उसको एक्सक्लूजन कहा जाता है, उसी से बना है एक्सक्लूसिव। तो जितने भी इवेंट हैं अगर उनके इंटरसेक्शन कहीं भी कुछ भी नहीं मिल रहा है, यानी कि फाई मिल रहा है, तो उसको हम कहेंगे एक्सक्लूसिव इवेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे ई और एफ यहाँ पे कहे गए हैं, तो ई और एफ क्या है? एक्सक्लूसिव है। ब्लैक मिले, जैसे दोनों एक साथ ना हो सके, एक हो तो दूसरा ना हो, तो एक्सक्लूसिव हो। अगर एक प्लेइंग 52 कार्ड के डेक में से कोई भी एक प्ले कार्ड ड्रॉ करोगे तो वो अगर रेड होगा तो ब्लैक नहीं होगा, ब्लैक होगा तो रेड नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन अगर अपीयर होते हैं कहीं भी तो वो क्या कहलाते हैं? एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट और थर्ड यानी ई और जी एक्सक्लूसिव होगा कि नहीं? ई कैसा इवेंट है? ड्राइंग रेड कार्ड, और जी कैसा है? ड्राइंग एन एस, इक्का होने की का ये कंडीशन है, और ये है रेड कार्ड। तो रेड कार्ड में भी इक्के होते हैं दो, तो इसमें तो इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई मिलेगा नहीं, कुछ ना कुछ मिलेगा, दो मिलेगा, क्योंकि रेड में दो सूट होते हैं और दोनों में एक एक इक्का होता है। तो ये दोनों एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, फर्स्ट और थर्ड। सेकेंड और थर्ड भी एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, क्योंकि ब्लैक में भी होते हैं इक्के। दोनों में अगर कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तब वो एक्सक्लूसिव होंगे। ठीक है, समझ में आ गया एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट? इसका जिक्र आएगा कई जगह उसमें, इसलिए पहले इसको जान लेना जरूरी है। तो अब हम देखेंगे ट्रायल। ट्रायल क्या होता है? व्हेन एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अंडर सिमिलर कंडीशन एंड इट डज नॉट गिव द सेम रिजल्ट ईच टाइम बट मे रिजल्ट इन एनी वन ऑफ द सेवरल पॉसिबल आउटकम्स। The experiment is called trial and the results are called cases. जब एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीटेडली हम करते रहते हैं तो हर एक्सपेरिमेंट को जितनी बार करेंगे हर बार उसको क्या बोलेंगे? ट्रायल बोलेंगे कि ये ट्रायल है। ट्रायल वर्ड पहले भी सुना होगा। जैसे मुकदमों का ट्रायल होता है, सिमिलर कंडीशन में जाके बहस होती है तो उसको ट्रायल कहा जाता है। तो ट्रायल मतलब एक एक्सपेरिमेंट को हम बार बार कर रहे हैं। जैसे कभी कभी देखे होंगे कि खेलते टाइम बच्चे कहते हैं कि ट्रायल चाहिए हमको बॉल की। ट्रायल मतलब जो एक्सपेरिमेंट आप करेंगे बॉलिंग की वो पहले ट्रायल करके एक बार एक्सपेरिमेंट करके दिखाइए, तो वो ट्रायल होता है। फॉर एग्जाम्पल वन टॉस ऑफ ए कॉइन इज ट्रायल व्हेन कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। अगर एक कॉइन को 4 टाइम्स टॉस किया जा रहा है तो हर टॉस क्या होगा? एक ट्रायल होगा, और उसमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होंगे? केसेस होंगे कि ये केस अपीयर हो रहा है, उसी को हम ट्रायल बोलेंगे। ट्रायल के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब हम आते हैं सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। तो प्रोबेबिलिटी के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। फेवरेबल आउटकम का मतलब, अब देखो आउटकम का मतलब क्या समझते हो? पॉसिबिलिटी, कितनी पॉसिबिलिटी है। जैसे हम कहें एक कॉइन को टॉस करेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटी है? 2, या तो हेड आने की पॉसिबिलिटी या तो टेल आने की पॉसिबिलिटी। अगर फैन चालू करें, स्विच ऑन करें तो कितनी पॉसिबिलिटी है? फैन चलेगा या नहीं चलेगा? कितनी पॉसिबिलिटी है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप यहां पे आके और स्विच ऑन करते हो, फैन चलेगा या ना चलेगा, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है?
1/2 कह रहे हैं आप। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप यहाँ रूम में एंटर करते हो और स्विच ऑन करते हो, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि फैन टूट के आपके सर पे गिर जाएगा और आप मर जाएंगे? अब क्यों? ये भी तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए 1/2, क्योंकि ये हाफ ऑफ चांस है कि ये टूट के गिरेगा या नहीं गिरेगा, यही ना 2 चांस है। लेकिन हर जगह देखिए, आपको यही समझाने के लिए मैंने ये कहा है। जैसे अगर मैं एक और क्वेश्चन आपसे करूं कि अगर आज मैं ये कहूं कि अगर आज वर्षा हुई तो आपके घर जाकर 25 रोटी खाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? कितनी है बताइए सोच के। 0। क्यों? क्योंकि वैसा होता ही नहीं। हाँ, क्योंकि देखिए हर केस में हम सिर्फ पॉसिबिलिटी पे ध्यान नहीं देंगे। जैसे पहला एग्जांपल मैंने लिया कि अगर स्विच ऑन करेंगे तो ये फैन टूट के हमारे सर पे गिर जाए और मैं मर जाऊं, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? तो अगर हम 1/2 बताते हैं तो वो गलत होगा, क्योंकि ये सर्वे बेस्ड होता है कि हम 1000 घरों में जाएंगे, सर्वे करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या आपने फैन चालू किया तो आपका फैन टूट के गिर गया? अगर 1000 घरों में जाएंगे, एक आदमी को ये कहता है कि हाँ हमने जैसे ही स्विच ऑन किया हमारा फैन टूट के गिरा और आदमी जिस पे गिरा वो मर गया, तब हम कहेंगे इसकी पॉसिबिलिटी है 1/1000। 1 लाख घरों में जाएंगे तो 1/1 लाख। ठीक है? अगर मैं कहूं कि ऐसा किसी घर में नहीं हुआ तो हम लोग डिस्कस यही कर रहे थे कि अगर 1000 घरों में हमने जाके सर्वे किया और 1000 घरों में हमें ये मिला कि स्विच ऑन करने पे फैन टूट के गिरता नहीं है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? 0/1000, 0 होगी, यानी इम्पॉसिबल है हम कहेंगे। ठीक है? अब दूसरा एक केस हमने बताया था कि अगर आज वर्षा हो तो हमारे 25 रोटी खाने की पॉसिबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी। हम 25 रोटी खाते ही नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? 0 है। तो वर्षा होने से हमारे रोटी खाने का कोई मतलब नहीं है, तो वहां पे पॉसिबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। तो ऐसे केस में सिर्फ चांस पे ही आपको नहीं डिस्कस करना है कि 2 ही पॉसिबिलिटी है। ऐसे कई रेयर केसेस होते हैं जहां पे हमें किसी सर्वे की जरूरत पड़ती है, और भी हम देखते हैं इस तरह का। जैसे हम क्लास में एंटर करें, क्या पॉसिबिलिटी हम आपसे पूछें, रूम में एंटर कर रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि बिल्डिंग गिर जाएगी और हम मर जाएंगे? तो ऐसा रेयरली होता है। अगर हम जाएंगे घूमेंगे 25 स्कूलों में, चाहे मैं इसी स्कूल में जितने साल से पढ़ा रहा हूं उतने साल से जितनी बार आया मैं, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं एंटर किया और बिल्डिंग गिर जाए। तो इसकी पॉसिबिलिटी भी क्या होगी? 0 होगी प्रोबेबिलिटी। और दूसरी बात, कुछ एक्सियम्स है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0 हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है। 1 और 0, 1 से लेकर 0 तक ही रहेगी। दूसरी क्या है? अगर Pe इज इक्वल टू 0 यानी प्रोबेबिलिटी 0 है तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसे इवेंट को हम कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे मैं आपसे पूछ लूं इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि कल सूरज पश्चिम से निकलेगा? 0 है, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। जनरली लोगों से पूछोगे तो वो कहेंगे ऐसा असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो ऐसे इवेंट को हम इम्पॉसिबल कहते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है किसी इवेंट की तो उसको हम कहते हैं श्योर इवेंट। ऐसा श्योर होगा। जैसे आपसे पूछे आज क्या प्रोबेबिलिटी है कि आज रात होगी? श्योर है, 1 है प्रोबेबिलिटी, तो ऐसे इवेंट को उसको इक्वली लाइकली, अगर किसी एक्सपेरिमेंट के जितने भी इवेंट हैं सबकी प्रोबेबिलिटी सेम आए तो इस पर डिस्कशन हो चुका है, उसको क्या कहते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट। और किसी भी फेयर डिसीजन को करने के लिए हम हमेशा इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी ही इवेंट की प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं या उसको डिसाइड करने के लिए यूज करते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन इसका ये हो गया NE/NS। NS जानते ही हो आप? अब देखिए टिप्स ये है कि प्रोबेबिलिटी थियरी कभी भी ये नहीं बताती कि कोई भी इवेंट श्योर होगा ही या नहीं होगा। हमेशा वो क्या करती है? एक पॉसिबिलिटी देती है कि इसके होने के चांसेस इतने हैं। जैसे अगर मैं कहूं किसी को कि मुझे लग रहा है, जैसे मान लो मैंने 10 टेस्ट लिया, कोई लड़का उसमें 10 में 10 बार फेल हो गया, तो मेरे अकॉर्डिंग उसकी पॉसिबिलिटी बोर्ड एग्जाम में पास होने की क्या होगी? 0। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो पास ना हो, पास हो भी सकता है। हो सकता है कि वो अब उस बीच में मेहनत करे और पास हो जाए।
तो ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होने से इसका मतलब नहीं है कि वही इवेंट होगा। जैसे अगर हम कहें कि हमने 10 बार कॉइन टॉस किया था और अपने कॉइन से, और उसमें 8 बार या 9 बार या 10 बार हेड आया था, तो कोई जरूरी नहीं कि 11वीं बार हेड ही आएगा, टेल भी आ सकता है। ये सिर्फ पॉसिबिलिटी ही बताता है। जैसे देखते हैं कि बहुत सारे लोग मैच की सिचुएशन देख के उस पर पैसे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं ड्रीम 11 में टीम देख के, और अक्सर ऐसा होता है कि वो लोग हार जाते हैं, कभी कभी जीत भी जाते हैं, कभी कभी हार भी जाते हैं। तो ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है, कोई गारंटी नहीं देता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इवेंट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट एक और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यानी किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी हमें पता है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पता है, तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 माइनस पीई के इक्वल, 1 माइनस पीई के इक्वल। और इसको पी बार से डिनोट करते हैं। इसको कहते हैं कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ होता है? जब दो चीजें मिलकर किसी चीज को कंप्लीट करती हैं। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी में कंप्लीट होने का मतलब कि इवेंट हो जाए, तो पी बार और प्लस पीई दोनों को मिला देंगे तो इवेंट कंप्लीट होगा, 1 आ जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी। यानी किसी इवेंट के होने और ना होने की, जैसे मैं कहूं कि आज वर्षा होने के चांस 20% है, तो ना होने के चांस कितने हुए? 80%। दोनों को ज्वाइन करेंगे क्या आएगा? 100%, यानी 1 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होते हैं। थोड़ा सा इसमें हम लोग यूज करते हैं उसकी भी थियरी, सेट थियरी को। जैसे सेट थियरी में हमने पढ़ा था A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन B, एन A यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो अब अगर सभी को हम NS से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दें तो ये सब क्या बन जाएंगे? प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। प्रोबेबिलिटी बन जाए नहीं, एस टोटल नंबर ऑफ आउटकम से डिवाइड करने पे ही प्रोबेबिलिटी बनती है। तो अब इसको कहेंगे क्या? PA यूनियन B। इसको क्या कहेंगे? PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो ये हमारा बेसिक पार्ट था जो जानना जरूरी था। अब हम लोग अपने जो सिलेबस में है वो स्टार्ट करेंगे, और वो कौन सा पार्ट है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी।